अस्सलाम वालेकुम। आर्टोप्लास्टी के हवाले से आप मेरा व्लॉग सुन चुके हैं, मुफस्सल व्लॉग, जिसमें हमने बताया कि अगर खुदा न खास्ता कान का कोई ट्रामा हो जाए जिसके नतीजे में कान का अब ज़्यादा हिस्सा कट जाए तो दोबारा उसकी तामीर नौ कैसे की जा सकती है। उसमें हमने ये भी दिखाया था आपको कि कैसे एक जो पेशेंट है उसको उसी के कज़न ने उसके कान को काट खाया, कान का ज़्यादा हिस्सा जो ज़ाया हो चुका था, और हमने उसी के कान और उसके इर्द गिर्द की जिल्द जो है उसे इस तरह से मैनेज किया कि दोबारा से हमने नया कान जो है बना लिया। आज का व्लॉग है कीलॉइड ईयर के मतलब। यह मैं ये भी बता दूं कि ये व्लॉग जो है मैं अपने उन पेशेंट्स के लिए कर रहा हूँ जो मेरे पास कीलॉइड की प्रॉब्लम को लेके आते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि कीलॉइड है क्या, कीलॉइड हो क्यों जाता है, और डॉक्टर साहब अगर कीलॉइड हो रहा हो तो क्या हम एहतियाती तदाबीर ले सकते हैं कि कीलॉइड जो है वो ना बने या उसकी शिद्दत कम हो। इसमें आगे चल के हम ये भी बताने जा रहे हैं कि अगर खुदा न खास्ता कीलॉइड हो गई, प्रॉब्लम आ गई है, तो आप अपने प्लास्टिक सर्जन से अगर रब्ता करें तो इस कान को बहुत अच्छी तरह से डील किया जा सकता है इस प्रॉब्लम को, और दोबारा से कान को तामीर किया जा सकता है ताकि उसे नॉर्मल शक्ल दी जा सके। और सर्जरी के बाद ये प्रॉब्लम दोबारा ना हो, आपने क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है। कीलॉइड है क्या? देखिए, किसी भी जगह पे जहाँ पे इंजरी हो जाए, जहाँ पे कट लगे, सर्जरी का कट हो, वो किसी जख्म के नतीजे में कट जो बने, अगर उस जगह पर वो स्किन जो है वो हील होने के बाद वो उभरती रहती है और ये प्रोसेस जो है ये महीनों चलता है, बल्कि साल हर साल चलता है, और वो जगह फूल के बहुत ज्यादा बड़ा एक आपके लिए स्वेलिंग बना देती है, उस जख्म को या उस एंटिटी को हम कीलॉइड का नाम देते हैं। अच्छा, ये कीलॉइड जो है ये जिस्म के किसी भी हिस्से में बन सकता है, लेकिन जो कुछ जगह हैं उस पे ये बहुत तवातर के साथ देखा जाता है, और वहाँ पे ये प्रॉब्लम, ये शिकायत जो है मरीज अक्सर लेके आते हैं। उनमें से एक जो है कान भी है। लेकिन यहाँ ये बता दूं कि कान के अलावा जो है जो स्टर्नम है, जो चेस्ट की जो बोन है, आपके चेस्ट बोन है, उसके ऊपर ये बहुत ज्यादा इसकी टेंडेंसी, मेल्स में वहाँ बहुत ज्यादा टेंडेंसी है, फीमेल्स में चेस्ट की बोन के ऊपर भी है, लेकिन फीमेल में सबसे ज्यादा जो कीलॉइड हम देखने में मिलता है वो कान के साथ जहाँ पे पियर्सिंग होती है। जी हाँ, जब पियर्सिंग होती है, जब कान छिदवाए जाते हैं, तो वहाँ जो ट्रामा होता है वो बेसिकली कट जो है वो इस जगह पे ये रिएक्शन जो है बनाता है, और ये वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा गोमड़ स्वेलिंग जो है वो बन जाती है, जिसे हम कीलॉइड बोलते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि कीलॉइड है क्या, ये बनता क्यों है? जी, ये बिल्कुल ये आपके जेनेटिक ट्रेट्स के अंदर लिखा हुआ है, आपके जीन्स के अंदर जो है कुदरत ने जो कोडिंग की हुई है ये उसकी वजह से होता है। जिस्म के अंदर, स्किन के अंदर जो कोलेजन टिश्यू है उसकी रिपेयर की जो प्रोसेस है वो एबनॉर्मल होता है, और जब रिपेयर हो भी जाती है उसके बावजूद ये डिपॉजिट करता रहता है, तो इसको हम इस वजह से ये कीलॉइड बनता है। ये है इसके बनने की वजह। क्या किया जाए कि वहां पे कीलॉइड ना बने? तो इसका जवाब जो है सर्जरी के बाद जब हम कीलॉइड को खत्म करते हैं उसके साथ में देना पसंद करूंगा कि जब हम सर्जरी कर चुके हैं, जब जख्म, तो अब देखिए सर्जरी में दोबारा से एक इंसिजन तो लगेगा, जख्म तो होगा, तो वहां पे दोबारा से चांस होगा कि खुदा न खास्ता डॉक्टर साहब आपने कहा था उसकी हीलिंग प्रोसेस में जो है ये डिफेक्ट है, तो कीलॉइड दोबारा बन सकता है। जी हाँ, बिल्कुल दोबारा बन सकता है, और उसको रोकने के लिए या छिदवाई, कान की छिदवाई के बाद कीलॉइड के बनने को के अमल को रोकने के लिए हम कुछ प्रिकॉशन देते हैं, जिसे हम रिहेबिलिटेशन का नाम देते हैं। वो हम आपके साथ जो डिस्कस करते हैं व्लॉग के एंड में, कि अगर खुदा न खास्ता कीलॉइड बनना शुरू हो जाए या सर्जरी आपने करवा लिया, तो आपने कीलॉइड को मजीद बढ़ने से, मजीद आगे जाने से किस तरह से रोकना है। अगर खुदा न खास्ता आपने कान छिदवाया, उसके बाद जो आप देख रहे हैं कि कान के ईयर पिन्ना जो है, इसको हम ईयर पिन्ना बोलते हैं, जो रिम है आपको नजर आ रहा है, और जो पर्स जो बाहर निकला हुआ है इसे हम ईयर पिन्ना बोलते हैं। ईयर पिन्ना के साथ जहां आपने पियर्स करवाया था, आप देखते हैं कि वो हील तो हो गया, लेकिन उसके बाद उसके अंदर जो है स्वेलिंग होना शुरू हो गई है, और ये बहुत बड़े साइज के जो है कीलॉइड जो वो भी वास्तव बन जाते हैं, जो कि जाहिर सी बात है जिस्मानी तौर पे तो यहाँ पे जब हैंग करेंगे तो प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन साइकोलॉजिकली ये बहुत बड़ा ट्रामा काज करते हैं। आप आपके इर्द गिर्द अगर कोई ऐसा खुदा न खास्ता पेशेंट है तो उसे जरूर गाइड कीजिए कि आप अपने प्लास्टिक सर्जन को जाके मिलिए, इसका सोल्यूशन हो सकता है। यहाँ मैं आज आपके साथ एक केस जो है वो शेयर करता हूँ। ये मैंने पियर्सिंग करवाई थी। कितनी देर पहले? 3 इयर्स हो गए हैं। पियर्सिंग करवाने के बाद पहले तो एक छोटा सा दाना निकल आया, और वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते काफी बड़ा हो गया, पता भी नहीं लगा। तो मैंने जस्ट इसको इग्नोर कर दिया, मैंने कहा खुद ही ठीक हो जाएगा। बट सडन जब रियलाइज हुआ कि ये नहीं ठीक हो रहा, फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टर ने मुझे रेकमेंड किए मेडिसिन वगैरह, बट उनसे भी कोई आराम नहीं था आ रहा। तो मुझे इससे इचिंग भी काफ़ी ज़्यादा हुई थी और एम्बेरसमेंट भी हुई थी, मैं किसी फंक्शन में आ जा भी नहीं सकती थी। तो आज मेरी सर्जरी है
लेट्स सी कि इसका क्या रिजल्ट आता है। आपने देखा कि ये पेशेंट को कीलाइड बन गया, लेकिन इसे ये अंदाजा नहीं था कि इसको करेक्ट भी किया जा सकता है। इस सेगमेंट में मुझे बताना ये था कि कीलाइड की सर्जरी मुमकिन है और कीलाइड की सर्जरी के बाद ईयर शेप जो है एग्जैक्टली दोबारा नॉर्मल हो जाती है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपने ब्लॉग के आखिरी हिस्से की तरफ कि अगर सर्जरी हो गई तो जख्म तो आपने दोबारा, डॉक्टर साहब जो कान की जो पियर्सिंग करवाते हैं तो उससे तो जख्म बनता है, आप कहते हैं कि उसके बाद कीलाइड बन गया तो पेशेंट को ये टेंडेंसी तो इसमें होगी कीलाइड बनने की। जी बिल्कुल, हम अपने पेशेंट्स को बताते हैं और इस इलाके के जरिए अगर मेरे पेशेंट्स ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो मैं उन्हें दोबारा से रीइटरेट करना चाहूंगा कि जब इंसिजन लग गए तो दोबारा कीलाइड बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। डॉक्टर साहब उसके लिए क्या किया जाए? देखिए, अगर आपने देखा कि कान की पियर्सिंग के बाद आपको लग रहा है कि जख्म जो है ये फूलना शुरू हो गया, ये पहले जो नॉर्मल सरफेस है उससे सरफेस उभरना शुरू हो गई है और ये कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, तो दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप इसको यहीं पे जो है इसे रोक लें। ट्रांसिनोलोन इंजेक्शन जो है, जो आपको प्लास्टिक सर्जन जो है वो इसको इंट्रालीजनली जो है आपने इंजेक्ट करना है, तो ये टेक्निक के साथ लगाया जाता है। इसे आप किसी अताई से नहीं लगवा सकते, आप इसे किसी उस डॉक्टर से लगवाइए जिससे इसकी ट्रेनिंग है कि इंट्रालीजनल इंजेक्शन कैसे देना है। दूसरी ट्रीटमेंट जो वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है और बेसिकली वो प्रेशर थेरेपी है। तो अगर कान की पियर्सिंग के बाद होना शुरू हो गया, सबसे पहले इंजेक्टेबल जो है वो हम 3 या 4 इंजेक्शन लगाते हैं 3-3 हफ्ते के वक्फे के साथ लगाते हैं। और नेक्स्ट आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको प्रेशर थेरेपी का बताया, तो आप देखिए कि मैं पकड़ के बता रहा हूँ कि सपोज कि दिस इज द एरिया जहां पे हमने सर्जरी की, यहाँ पे इंसिजन लाइन है इसकी बैक पे या फ्रंट पे, तो आपने जहां पे इंसिजन दिया हुआ है वहां आपने प्रेशर जो है, ये वाला प्रेशर चुटकी के साथ प्रेशर जो है इसे 24 आवर्स देना है। डॉक्टर साहब ये तो मुमकिन नहीं कि हम हर वक्त कान पकड़ के फिरते रहें, बिल्कुल ये मुमकिन नहीं है। तो करेंगे क्या? आप देखिए, हम अपने पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि जिस जगह पे भी आपका इंसिजन, सपोज यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे दिया गया, क्यों? अब बच्चियों में एक और फैशन आता जा रहा है कि पहले तो पियर्सिंग एक हम देखा करते थे, जब हमारी जनरेशन थी उस वक्त हम पियर्सिंग यहाँ देखते, लेकिन ये जनरेशन XYZ जो है ये कमाल की जनरेशन है। ये अपने आप को आरास्ता बहुत ज्यादा करती है, स्वार्थी बहुत ज्यादा। और आप ये देखिएगा जरा कि अलोंग होल ऑफ द रिम एक पियर्सिंग नहीं होती, मल्टीपल पियर्सिंग होती है। तो जहां पे पियर्सिंग है, जहां पे भी हमने इंसिजन दिया हुआ है, जहां पे भी कीलाइड को आपने ट्रीट करवाया है, आप वहां पे इसे दबाएंगे ऐसे। तो डॉक्टर साहब ये चुटकी तो 24 आवर नहीं लगाई जा सकती, उसमें हम एडवाइस ये करते हैं कि आप ऐसे ईयर रिंग्स लीजिए जो चुटकी वाले हो, वो सुराख वो जो जिनके अंदर पिन होती है वो नहीं। कि यूजुअली क्या है कि पिन जो है इस सुराख के अंदर से गुजरती है और वो आपके ईयरिंग जो है हैंग कर रहे होते हैं। यहां पे आपने ऐसे ईयरिंग लेने हैं जो चुटकी वाले हों और चुटकी की शेप आप देखिए, ये मेरी फिंगर पल्प जैसे देखिए, चुटकी की शेप इस तरह से हो, या आप अपने सुनार से कह के चांदी के या किसी मेटल के बनवा सकते हैं कि वो, ये देखिएगा इधर इस पिना को दोनों तरफ से वो प्रेशर दे के पकड़ लें। और ये प्रेशर जो है, जब जाहिर सी बात है ये रिंग जो आपने यहां लगाया हुआ है ऑल अलोंग, ये एक हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, डिपेंडिंग कि कितना बड़ा इंसिजन था। आपने उस सारे इंसिजन को जितना भी इंसिजन दिया हुआ है आपने उसको प्रेशर देकर रखना है। डॉक्टर साहब कितनी देर देकर रखना है? याद रखिएगा कि हीलिंग, नॉर्मल हीलिंग जो है वो भी 6 से 9 माह ले लेती है, जिससे से पहले 2, 3, 4 माह जो है, 5 माह, उसमें हीलिंग का प्रोसेस बहुत तेज होता है। तो आपने अगर कोई भी फिजियोथेरेपी करनी है, रिहेबिलिटेशन करनी है, तो उस अरसा के दौरान आप कोशिश करेंगे कि प्रेशर थेरेपी जो है ये बरकरार रहे। प्रेशर बरकरार रहेगा तो ओवर ग्रोथ नहीं होगी। ये था एक डिटेल्ड व्लॉग मेरे उन पेशेंट्स के लिए जो हमारे पास कीलाइड ईयर कीलाइड की प्रॉब्लम लेके आते हैं, जिनको हम ट्रीट करते हैं और जिन्हें हम बताते हैं कि हम आपको समझा रहे हैं कि आपने रिहेबिलिटेशन कैसे करनी है, फिजियोथेरेपी कैसे करनी है। और अगर इसमें कोई स्टेप भूल जाए तो आप जाके दोबारा मेरा व्लॉग देख लीजिए। आप बाकी के नाज़रीन से मुझे ये कहना है कि अगर ये प्रॉब्लम अपने इर्द गिर्द कहीं देखें तो उन्हें अपने करीबी किसी भी प्लास्टिक सर्जन को रेफर कीजिए। ये प्रॉब्लम जो है बड़े इजीली एक सिंपल सर्जिकल प्रोसीजर के जरिए सॉल्व हो जाती है और वो बच्चा या बच्ची जो है वो उस साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से आज़ाद होकर दोबारा से नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने का होते हैं। आपको इस वाले से कोई क्वेश्चन पूछना हो आप नीचे जाके चैनल में पूछ भी सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसका जवाब दें। उम्मीद है कि आपने मेरा चैनल ज्वाइन ज़रूर कर लिया होगा, क्योंकि इसमें हम आगे चल के जो रोज़मर्रा प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसको हम प्लास्टिक सर्जरी के जरिए डील कर सकते हैं उसके ऊपर हम कंटिन्यूसली बात करते हैं। तो उम्मीद है कि आपने मेरा चैनल ज्वाइन भी किया होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।